चलो इधर ध्यान दो, जो आया सो आया, जो नया से नया। पिछला क्लास में इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव तक, ठीक, उतना बता दिए थे। आज भर के क्लास है, आज इसको खत्म कर देना है, ठीक। कई सारा चीज जो है पढ़े हुए हैं, वही चीज दोबारा आएगा, तो उसको ना होगा तो स्किप करते जाएंगे। चलो यार आ गए, जल्दी 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 जल्दी। यह है सकारात्मक और नकारात्मक, ये सब पढ़ा दिए थे कि वैश्वीकरण दूसरी बार चल रहा है हमारे यहाँ। बिहार में वैश्वीकरण पढ़ ही लिए थे, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देख लिए थे। उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। नकारात्मक प्रभाव भी हो गया था। चलिए यहाँ से हम लोगों को देखना है 1991 में जो सुधार हुए हैं उसके बारे में हम लोगों को देखना है बुआ, का सुधार हुआ है। भारत में 1991 में जो आर्थिक सुधार किया गया है उसके बारे में हम बताए हैं तुम लोगों को कि जो उदारीकरण की नीति अपनाई गई भारत में, कब अपनाया गया है? 1991 में। तो उसके पहले की परिस्थिति क्या थी, क्यों ये अपनाया गया, उसी को समझना है। देखो हम लोग 1947 में आजाद हुए, 50 में हमारा संविधान लागू हुआ, हम लोग अपना सरकार बना के अपना शासन व्यवस्था चला रहे थे। और 1980 के अंत आते आते, यानी कि 90 के पास आते आते, दशक मतलब 10 साल जोड़ दो, तो 1980 से 90 के बीच हो रहा है और अंत किया हुआ है। इसका मतलब कि 1990 के जब हम आसपास में थे, यानी 88-89 वाला जब साल चल रहा था, तब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। भारत की सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक, जितना खर्च था उतना पैसा इसके पास नहीं था। इसमें तुमको बताया होगा मात्र 14 से 15 दिन के पैसा था, हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि उसके धारक क्षमता से अधिक माना जाने लगा, यानी कि जितना इनकम हो रहा था सरकार को उससे ज्यादा क्या होने लगा, खर्च। और अगर अपने घर में ही देखो, जितना तुम्हारा इनकम है उससे ज्यादा अगर खर्च होने लगे तो तुम कर्जे में चले जाओगे, तुमको कर्ज लेना पड़ेगा। और वही हालात हो गया था किसका, वही समस्या खड़ी था सामने भारत सरकार के, जितना उसका इनकम हो रहा था उससे ज्यादा उसका खर्च होने लगा था, ठीक। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी थी। जब सरकार के पास पैसे नहीं थी तो महंगाई भी आने लगी थी, और ज्यादातर चीजें जो है हम लोगों को विदेश से मंगाना पड़ रहा था, अपने देश में हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो वहां से ही मंगाना पड़ रहा था। और इतना ज्यादा मंगा रहे थे कि आयात और निर्यात में मैचिंग नहीं हो रहा है, दोनों एक स्केल पर नहीं बैठ रहा है, ठीक। मंगवा रहे हैं ज्यादा, भेज रहे हैं कम, तो मंगवाने में ज्यादा खर्च होता है, भेजते तो इनकम होता था, भेज नहीं रहे हैं और मंगवा रहे हैं, तो ये चीज हो गया। यहाँ पे देखो बताया गया आगे कि जो पेट्रोल या बाकी के जो भी वस्तु है जो बाहर से खास करके आता था, उन सभी को यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्च बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। इतना खर्चा बढ़ा, इतना हम लोग को उसमें खर्च हो गया कि भारत सरकार के पास मात्र इतना दिन का पैसा बचा हुआ था, 15 दिन। अगर 15 दिन में व्यवस्था नहीं किया जाता तो भारत में वित्तीय आपातकाल लागू होता। समझ गया? अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाता है अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है। वो लगाने का मतलब है कि हम घोषणा कर दिए कि मेरे देश में पैसा नहीं है, और किसी देश में पैसा ना होना सबसे बड़ी कमजोरी है। पैसा नहीं मतलब आपके पास कुछ नहीं, ना तो आपके पास हथियार है, ना आपके पास व्यापार है, यानी कि सबसे खराब स्थिति ऐसे एक होता है। देखो राष्ट्रपति के पास 3 गो आपातकाल लगाने की पावर है। एगो लगाता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, 1975 में इंदिरा गांधी लगवाई थी। एक वो होता है तुमको राष्ट्रपति शासन, जैसे मान लो बिहार है, बिहार में मुख्यमंत्री राज्यपाल शासन चला रहा है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल बढ़िया से शासन नहीं चला रहा है तो वो उस सरकार को भंग कर सकती है, उसको हटा सकती है, और वहां पे अपने हाथ में शासन ले सकती है। वो 356 के तहत होता है, तो वो हो गया।
और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। जब देश में पैसे की कमी होती है तब सरकार लगाती है वित्तीय आपातकाल, और हमारे पास वही परिस्थिति थी। 360। हम तो इसको सीधे इसी याद रखते हैं, जैसे मान लो तू हमारे दोस्त यार कहा कि ये यार पैसा है का तनी मदद करना, तो भाई हमारे पास 360 लगल है। 360 लगल है मतलब हमारे पास वित्तीय आपातकाल लगल है कोई सेवा नहीं। तो हमारे पास कितने दिनों का पैसा था याद रखना। हो सकता है अभी तक ऑब्जेक्टिव ना पूछा है तो नया में पूछ लेवल जाए कि 1980 के दशक में या 1990 में, या पूछेगा कि उदारीकरण से पहले भारत के पास कितने दिनों के पैसे बचे थे। तो मात्र 15 दिन के लिए पैसा था। बाहर से हम 15 दिन तक ही सामान मंगा के पूर्ति कर सकते थे। तो अब क्या करेंगे, पैसा नहीं है तो हम विदेश में जाएंगे कर्ज लेने। कर्ज लेने के लिए हम गए अंतर्राष्ट्रीय जो भी ऋणदाता थे, जो विदेशी लोग या विदेशी कंपनी, उनके पास। लेकिन किसी से भी तुम कर्ज लेने जाओगे गांव में भी तो वो गिरवी मांगता है कुछ। हम लोग पीछे इकोनॉमिक्स में पढ़े भी हैं कि कुछ गिरवी रख के ही हम लेते हैं, जिसको हम साख कहते हैं। साख के रूप में आप जो भी बनाइए, पैसा दे के बनाइए या प्रॉपर्टी दे के बनाइए या अपना व्यवहार बनाइए, जैसे बनाइए। तो हमारे पास इतना चीज भी नहीं था कि हम गिरवी रख करके या विदेशी मुद्रा प्राप्त करें, ये भी चीज नहीं था। अंत में जब यहाँ पे बात किया गया इससे, इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड के वो बैंक है, उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। जैसे बैंक ऑफ इंडिया है ना हम लोग का, उसी बैंक ऑफ इंग्लैंड। इससे बात किए, ये कहा कि ठीक है हम आपको देंगे, लेकिन आपके देश में जो सोना है, सोना गिरवी रखिए, हम देंगे। अंतरराष्ट्रीय लेवल में जहां तक हमको पता है उसमें होता है ना कि जैसे मेरे देश में मान लो 100 क्विंटल सोना है, हमको कर्ज लेना है, तो कहेगा कि ठीक है आपको जितना, मान लो 2 क्विंटल सोना पर हम कर्ज ले रहे हैं पैसा, तो कहेगा कि एक कागज बनता है समझौता, कि आप कागज बनाइए कि आप 2 क्विंटल सोना मेरा दिए हैं और उसके बदले में पैसा लिए हैं। जैसे भारत के पास 100 क्विंटल सोना है, इसको पैसा लेना है इंग्लैंड से, तो दोनों में समझौता होगा। इंग्लैंड के जो बैंक दे रहा है, वो बैंक को वहां पे समझौता करके सिग्नेचर करके भारत सरकार देगी कि मेरे देश में जो 100 क्विंटल सोना है उसमें से 2 क्विंटल सोना हम गिरवी रख दिए, किसके पास, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। अब बदले में इतना पैसा ले रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज होता है, वो सोना हमारे देश में ही रहेगा, इंग्लैंड नहीं जाएगा। हाँ, हमारे बस एक कागज बन जाएगा। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड को लगा कि ये पैसा नहीं चुका पाएगा तो वो सोना अपन ले लेगा, लेकिन रहेगा आप ही के पास, सिर्फ क्या बन जाएगा, कागज। ठीक, कैसे हम लोग को होता है कि मान लो ट्रैक्टर खरीदने गए तो उसमें होता है कि अपना खेत का जमीन कागज दे दीजिए, खेत आप ही के पास रहेगा, बस एक समझौता हो जाता है। खेत में खेती वगैरह सब हम ही करते हैं, पता है पैसा सधा दीजिएगा आपका कागज हम दे देंगे, माने वो समझौता खत्म। नहीं सधाइएगा तब हम कागज के माध्यम से आपके खेत पे कब्जा करेंगे, उसी प्रकार होता है। लेकिन वो कहा था ना इंग्लैंड कि ना, ऐसे न होगा, सोना तो हम अभी पहुंचाओ, हमको दो, यहाँ इंग्लैंड ला के तब तुमको पैसा देंगे। और हमारे देश से कितना देखो, 49 क्विंटल सोना दिया गया था, उसको बंधक रखना पड़ा था। सोना बहुत था, 49 क्विंटल हम लोग उसको दिए गिरवी, और तब जाकर के पैसा लिए ताकि आगे हम काम करें। लेकिन कितना दिन, परिस्थिति तो खराब है। तब उसी में आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं वो, ठीक ना, कि आप कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप विदेशी कंपनियों को भारत आने दीजिए, जब वो आएगी यहाँ कंपनी लगाएगी तो टैक्स देगी और उससे हमारा इनकम बढ़ेगा। तो भारत में जो नया उदारीकरण है, तो उदारीकरण के पिता कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये जो उदारीकरण आया ना 1991 में, इसका जनक माना जाता है भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उन्होंने ही ये बात कही थी, समझ गए। तो ये चीज हुआ था 1990-91 के खाड़ी युद्ध ने संकट को और गहरा बना दिया था। इस टाइम पे युद्ध भी हुआ था हम लोग के देश में। हाँ, हमको लगता है शायद पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो इस तरह की परिस्थिति बनी हुई थी। अब ऐसे में हमारे पास यही था कि हम लोगों को आर्थिक नीति में सुधार कुछ करना पड़ेगा, और वही 1991 में किया गया सरकार द्वारा। जो भी लगाए गए थे नियम कानून, उन सबों को हटाया गया और विदेशी कंपनी को भारत आने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया, और उसी के बाद शुरू हुआ उदारीकरण, समझ गए। इसी सुधार में हम लोगों को ये 3 चीजें आई, कौन कौन,
तो इसमें 3 चीज आया आपको। सबसे पहले आया एल मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तीनों का मतलब समझो, समझिए आराम से। देखो यहाँ लिखा हुआ है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीनों 1991 में ही भारत में शुरू हुआ। सबसे पहले सरकार ने उदारीकरण शुरू की, उदारीकरण की नीति अपनाई, विदेशी कंपनी को भारत बुलाया। अब विदेशी कंपनी में कौन आएगा? प्राइवेट। तो यहाँ पे क्या शुरू हो गया? निजीकरण। और जब निजीकरण और उदारीकरण ये दोनों मिला तो इसका परिणाम क्या आया? वैश्वीकरण। दुनिया भर के बाजार से भारत के भी बाजार जुड़ गया और आज भारत की चीजें विदेश में और विदेश की चीजें भारत में मिल जाती है। समझ गए? इन्हीं तीनों को मिला करके यहाँ पे आर्थिक सुधार किया गया है। यही तुम्हारा आर्थिक सुधार है। ये जो नियम बदले गए वही तुम्हारा आर्थिक सुधार है। इसको नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है भारत का। पुराने नीति को छोड़ करके हम नई नीति को अपनाए थे। जैसे लेनिन किया था 1921 में, वैसे ही 1991 में ये भारत का नई आर्थिक नीति भी है। हाँ, भारत में अगर पूछे ना कि नई आर्थिक नीति कब अपनाया गया तो उदारीकरण कब आया है, तो इसी के बाद तो सब हुआ है। आप यही याद रखिए 1991 ये भारत में नई आर्थिक नीति है। तुम्हारी बहन भी आई हुई है, दोनों एगो में बैठ गई। ना वो जैसे कि एगो सर ना आए हैं तो दोनों एगो में बैठ जाएगी, राजू सर पढ़ा देंगे। देखो तो दोनों बैठल है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा बताओ तूने क्या आऊ कितना छुट्टी चाहिए? 10 दिन में पेट न भर ले? बैठल है ना दोनों। देखिए अब तुमसे एक सवाल पूछ सकता है और पॉइंट बाय पॉइंट है, आप बढ़िया से उसका जवाब दे सकते हैं। सवाल पूछ दिया जाएगा कि भारत के नई आर्थिक नीति में जो सुधार किए गए उसके उद्देश्य क्या थे, क्यों किया गया ये सुधार, तो बस आपको यही बता देना है। इसमें से जो भी 4-5 आपको याद रहे, छोटा छोटा याद हो वही कीजिए, आप उतना बता दीजिए। या लघु में आपको पूछ सकता है कि भारत की नई आर्थिक नीति के सुधारों के 2 उद्देश्य लिखें, इसमें से कोई 2 आपको लिख देना है। देखो क्या था, पहला का था उत्पादन इकाइयों की कार्य कुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना। जो उत्पादन हो रहा था उसको बढ़ाना था, उसमें सुधार करना था ताकि इनकम बढ़े। दूसरा का था तो वो सब आएगा, तो वही तो कहा जा रहा है उत्पादन इकाइयों की कार्य कुशलता। उत्पादन इकाई कौन है? जो इंडस्ट्री लगाएगा वही ना, या बाकी के यहाँ भी है? 2 चीजें होंगी, पहला ये लोग आएगा सुधार करेगा, उत्पादन को बढ़ाएगा। इसको आने से एक चीज और होगा, उनके बीच प्रतियोगिता होगी, तो प्रतियोगी क्षमता बढ़ेगी। ये दूसरा उद्देश्य था कि दोनों में कंपटीशन होगा। फिर भूतकाल की तुलना में विदेशी विनियोग एवं तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना, मतलब जो पीछे जितना विदेशी इन्वेस्टमेंट होता था उसको बढ़ाया गया। विदेश के लोग भारत में बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते थे, कम पैसा लगाते थे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे नियम थे जिसके कारण विदेशी कंपनी भारत में नहीं आ रहे थे। तो उसमें सुधार किया गया। सुधार करने से क्या हुआ, विदेशी कंपनी अब ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने लगा, नया नया तकनीक लेकर के, टेक्नोलॉजी लेकर आने लगा, तो इसको भी बढ़ाया गया। उसके बाद चौथा उद्देश्य आर्थिक विकास के दर को बढ़ाना। सब मिलाकर के इसका कारण, इस सब का जितना भी ये नियम अपनाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? हम लोगों को अपना आर्थिक विकास करना है, उसके स्पीड को बढ़ाना है ताकि हमको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, उस तरह के लिए। तो यहाँ पे आर्थिक विकास के दर को भी बढ़ाना था। आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग भी करना था। अगर आप आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो दुनिया भर के संसाधन को भी आप उपयोग करना जानिए, तभी आपका आर्थिक विकास होगा। उसका लेन देन करिए, मार्केट में बेचिए, खरीदिए, तो वो भी एक उद्देश्य है। वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार लाना था। जो पैसे की कमी हो चुकी थी, 15 दिन का पैसा बचा हुआ था, उसको बढ़ाना था, उसमें सुधार करना था, तो ये भी है। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार लाना था। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो भी सरकारी चीज है उसको भी सुधारना था, और उन सब के लिए पैसे, इन सब चीजों की टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। उसके लिए आपको उदारीकरण अपनाना पड़ेगा, विदेशी इन्वेस्टरों को भारत में बुलाना पड़ेगा। तो इन उद्देश्यों में से जो भी आपको 4-5 याद हो उसको अगर पूछे तो लिख देना है। समझ गए? अब इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता में बुआ यही है कि इससे भारत के नई आर्थिक नीति को जब अपनाया गया
तो इसमें 3 चीजें जन्म ली। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। यही इसका मुख्य विशेषता है, ठीक। और इसी को आगे अभी बढ़ाना भी है इसके व्यवस्था में, और इसको विकसित करना है। और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि वैश्वीकरण और आम आदमी के बीच इसका क्या संबंध रहा, क्या प्रभाव पड़े। तो देखो देश में हम मतलब मेरे ऊपर एक व्यक्ति, आम आदमी मतलब होता है आम, जिसे हम लोग हैं ना, एक होता है देखो आम आदमी में, एक और व्यक्ति होता है वीआईपी, एक हम लोग होते हैं आम आदमी। वीआईपी वो जो सेलिब्रिटी है, जिसका नाम है, प्रतिष्ठा है, ठीक, वैसे लोग। और एक होता है कि जो सामान्य रूप से वही है, जैसे भारत की जनता, हम तुम ये वो सब का है, हम लोग आम आदमी हैं। लेकिन मान लो कल के लिए हम इंडिया में सब कोई हमको जान रहा है कि हम एक टीचर हैं, लाखों करोड़ों में मेरा कंपनी काम कर रहा है, इनकम हो रहा है, तब हम एक आम व्यक्ति नहीं रहेंगे, हम सेलिब्रिटी हो जाएंगे, मेरा अपना एक सिक्योरिटी रहेगा, सरकार के साथ मेरा अलग से अपॉइंटमेंट होगा, कई सारी चीजें हो जाएगी, मेरे जीवन में बदल जाएंगी। लेकिन अभी रोड के कुत्ता बराबर है, जा रहे थे भैया के पहुंचावे तो गाड़िए बंद हुआ है, एक गाँव में कुत्ता खरीदे लगा, अब कुत्ता खदेड़ रहा है, तब बस एक उपाय है, आप रुक जाइए, भाग जाएगा। तो रुक गए तो भाग गया, तो गाड़ी घुमा के होगा, कहते कि भाग कहाँ ले, तू भागा है, देर हो रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए। आम आदमी समझ में आया। तो हम लोग दो तरह के होते हैं, एक होता है वीआईपी व्यक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण लोग। अब जो भी आप बड़े बड़े नाम जानते हैं वो सब ले लीजिए अलग अलग क्षेत्र में। एक होता है सामान्य रूप से जो बाकी लोग हैं। तो ये वैश्वीकरण का एक आम आदमी, यानी मुझ पे क्या प्रभाव पड़ा, तुम पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, उस पे क्या पड़ा है, हम सभी आम आदमी हैं, तो व्यक्तिगत रूप में देखो कि हम लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। वीआईपी लोग के तो मजे मजे की जिंदगी है ही है, वो तो उसका यूज कर ही रहा है, हम लोग को उससे फायदा या नुकसान का हुआ वो देखना है। देखो हमने के देश में ज्यादातर लोग जो हैं वो गरीबी रेखा वाले हैं, मिडिल क्लास हैं, उसके नीचे हैं। तो देखो देश में समानता ऐसे लोगों की संख्या अधिकतम होती है, खाली हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओगे तो वहां पे आम लोगों की संख्या ज्यादा होती है और वीआईपी लोगों की संख्या कम होती है। बड़े लोग कम होते हैं और छोटे लोग, मध्यम लोग ज्यादा होते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये हमेशा अपने जीवन को एक योजना के तहत लेके चलते हैं, कि प्लानिंग करके कि ऐसे ऐसे खर्च करना है। ये ना होगा कि चलो आज एगो मर्सिडीज ले लेते हैं, ये आम व्यक्ति नहीं सोचता है। आम व्यक्ति को आएगा तो कहेगा इसको क्या करे, तक एगो बेटी है इसको जमा कर देते हैं, 10 साल बाद इतना हो जाएगा, शादी करने में सुविधा होगी। इस प्रकार के जीने वाले हम लोग व्यक्ति हैं। हम लोग मॉल में नहीं जाते हैं ग्रोसरी के लिए, यानी जो खाने पीने के सामान है, साग सब्जी या कपड़ा लत्ता लेने के लिए। हम लोग कहाँ जाते हैं, छोटे से दुकान में, वो बोलता है कि 1,000, तो हमने कहते हैं कि 500। हम लोग उस लेवल के व्यक्ति हैं। लेकिन बड़े लोग ये नहीं करते, वो जाते हैं, ऊपर लिखा रहता है, वहां लिखल है, मान लो इतना 49,999, ठीक, 10% ऑफ। ऑफ मतलब समझता है, ऑफर इतना 10%। अब इसका 10% निकाल के कटैया छटैया कर दो, अब बस ले लेगा। तो 49 इतना है, मानिए 50 है, 50 है ना जी, इसका 10% तुमको करना है, 10%। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तब बचा एगो यहाँ पे, तिकाई दहाई संग्रह। अरे हमारा ना का निकाले आ रहा है, ना ना 10% ऑफ है, हमारा निकाले निकाले में गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, इतना कैसे होगा, मैथो पढ़ावे लगा है, हम गलती लिखे होंगे। तो 50,000 हुआ ना, 50,000 का 10% हुआ ना, दूगो से दूगो कट गया। हाँ तो वही ना गलती करवा, निकाल तो सही रहे हैं। 5,000 हुआ ना, 5,000 कौची है, ऑफ है, यानी ऑफर है, यानी 50,000 के सामान में आपको 5,000 माइनस कर दिया, कितना आया 45,000। इतना में सामान आपको मिल गया, सीधे खरीदेगा। हम लोग के तक है कि इतना महंगा ये कब पड़वा, इतना
हमने कहीं गए गए सामान लेने, अब मान लो वहां पे इसको 5,000 की जगह हमने मान लो 500 में एगो हम टी शर्ट खरीद रहे हैं, कहा 500, हम ओका 300 से ज्यादा ना देवे वाला है, चाहे जे हो जाए न लेबो मंजूर, लेकिन 300 से ज्यादा तो ना देबो। उस लेवल के लोग हैं, यानी इसके अनुसार बात करो तो कितना में इसको खरीदना चाहिए, 30,000 में खरीदना चाहिए ना, लेकिन ये कितना में खरीद रहा है। वो बड़े लोग हैं, वो होते हैं वीआईपी पर्सन, हम आम आदमी हैं, हम बार्गेनिंग करके ही काम करते हैं। और किसी भी देश में जाओ तो ऐसे लोग ज्यादा होते हैं जो बड़े बड़े सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं, वो न्यूनतम चीजों में, न्यूनतम सुविधाओं में अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, तो इस तरह के जो लोग होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, आम आदमी कहते हैं, कॉमन मैन कहते हैं, जो इस प्रकार के जीवन जीते हैं। और हम लोग अपने अगल बगल देख लीजिए, हमारे समाज में जहां तक देखिएगा ज्यादातर लोग यही हैं, एक आध ही होंगे जो सेलिब्रिटी रूप में है, जो सेलिब्रिटी है, हमने के इलाका में कोई नहीं है। ठीक, समझ गए। तो इस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं, यही आम आदमी है। और इसमें मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग शामिल होते हैं, और ये समान उपभोग की जो सुविधाएं उससे वो वंचित रहते हैं, अपने आवश्यकता भर भी पूर्ति करने में इनकी हालत खराब रहती है। तो यहाँ पे हम लोगों को उन्हीं के बारे में पढ़ना है। जब 2009-10 में हम लोगों को डेटा तैयार किया गया था, तो वहां बताया गया था कि हमने के देश के 85% लोग जो हैं वो आम व्यक्ति हैं, यानी 100 में 15 व्यक्ति सेलिब्रिटी है और 85 व्यक्ति हम लोगों के जैसा है, जिसकी कोई पहचान खास नहीं है। समझ गए। तो वैसे लोग हैं, और इनके पास जीवन यापन के लिए ना तो बढ़िया आय है, और जब आय नहीं है तो जीवन यापन बढ़िया से कहाँ होगा। आय भी कम है, और आय कम होने के कारण उनका जीवन यापन भी निम्न स्तर पर है, नीचे है। ठीक, यही क्या कहलाएगा, आम व्यक्ति कहलाएगा। ठीक, उसके बाद 2006 में यहाँ पे एक शॉर्ट में जिसका नाम है निकर, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसने एक रिसर्च तैयार किया, और रिसर्च तैयार करके उसने 2006 में एक पुस्तक या रिपोर्ट जो कहो वो प्रकाशित किया, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। ठीक है, नहीं, ये एक संस्था द्वारा किया गया है, तो उसका नाम तो दिया गया है, कोई व्यक्ति नहीं किया है पर्सनल, दादा भाई नौरोजी यहाँ ना आ रहे हैं। ठीक, उनका किताब नहीं है, एक संस्था द्वारा किया गया है। उस संस्था ने ये किताब लिखा, मतलब यहाँ पे आय के आधार पर ये बताने की कोशिश किया था कि यहाँ के लोगों में आम आदमी का कितना भागीदारी है, उनका जीवन, उनका आय, ये सब चीजों को वो इसमें दिखाया था। समझ गया। तो ये हम लोग के आम आदमी समझ लिया। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे उसी किताब में यहाँ पे तुमको रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 85% लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन में जो समान सुख सुविधा है उससे भी वंचित रहते हैं। आज खैर 15 साल बाद परिस्थिति काफी सुधर गई है। आज नया डेटा जब बने तो इसमें कई सारे सुधार देखने को मिलेंगे। 2010 में इतना टीवी, पंखा, एसी, कूलर नहीं था ग्रामीण स्तर पर, सड़क भी इतना नहीं था, हमको याद है, हमारे गांव में नहीं था, खरंजा था, इसी धीरे धीरे बना है। ठीक, तो उस तरह की चीजें था उस टाइम पे। आज 15 साल हो चुके हैं तो डेटा काफी बदल चुका है। फिर भी आज भी आम आदमी के जो संख्या है वो भारत में ज्यादा है, कम नहीं है, ज्यादा है गधा हुआ। ठीक, और इसलिए देखना यहाँ आप चुनाव के टाइम भी, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, जितने भी पार्टियां हैं वो वीआईपी लोग को टारगेट नहीं कर रहे हैं वोट के लिए, किसको कर रहे हैं, आम व्यक्ति को। वो हमारे बीच वो रैली वगैरह जो भी है, सभा है, वो हमारे बीच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, को पता है कि हम सत्ता में कहां से आएंगे। भले बाद में काम वो वीआईपी के लिए ही करेगा आपका नेता, लेकिन अभी वोट मांगने को कहां आएगा, आम आदमी के पास। समझ गए, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है। हम लोग को पुराने के टाइम पढ़ो 9th वाले में, तो उसमें बताया गया कि लगभग 25 करोड़ जनसंख्या तो हमने के देश के अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है, वहां जीवन यापन कर रहा है, जो शुद्ध से 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता है। तो यही लोग कहलाते हैं आम व्यक्ति। अब जैसे ही हम लोग वैश्वीकरण में पहुंचे तो क्या हुआ वो देखो। वैश्वीकरण में हमने देखा कि आम आदमी को वैश्वीकरण से लाभ प्राप्त हुआ है, जीवन स्तर जो है बेहतर हुआ है। आज वैश्वीकरण कराना देखो भले रहता है फूस में, लेकिन स्क्रीन टच मोबाइल उसके पास जरूर रहेगा, एंड्रॉयड वर्जन। कितना लोग तो भले उसका घर नहीं बना है, लेकिन 1 लाख के आईफोन जरूर रखेगा। ये परिस्थिति है, कुछ सुधार हुआ है, पहले से जीवन स्तर काफी बढ़िया हुआ है, लोगों की सोच भी, क्योंकि आज
इंटरनेट की दुनिया में जुड़ गए हैं, तो कितना भी है आज के बच्चा देखो, एक हम अपने बचपन को देखें या एक उसके बचपन को देखें आज के बच्चा के, तो उसका बचपन हमसे काफी बेहतर है। वो आज फोन को उतना चलाना जानता है जितना हम उस उम्र में जानते भी नहीं थे कि फोन क्या होता है, आज वो चलाना जानता है। ठीक, आज वो कई सारी चीजें, पढ़ाई लिखाई, जीवन स्तर, पहनावा ओढ़ावा, कई सारी चीजें, छोटा छोटा बच्चा आजकल बाइक वगैरह सीख जा रहा है। हम लोगों के टाइम बाइक दिखने को ही नहीं मिल रहा था, गांव में एक आध दो व्यक्ति के पास है। जब हम बचपन में थे, 5 साल के बाद मेमोरी सबका तैयार रहता है, तो उसके बाद जो बातें याद आती है तो गिना चुना ही था। एक मेरे घर में था, वो जो धीरज होकर चाचा लिए थे, एक आध और कोई होगा गांव में जो हमको नहीं याद है, अपना घर में था तो याद है। तो वो परिस्थिति थी, फोन भी वही पहले लिए थे धीरज के चाचा, टीवी भी मेरे घर में था, वो भी सादा वाला। उस टाइम पे आता था ये थी स्त्री तेरी कहानी नाम का एक सीरियल, पापों का लेखा जोखा, सब देखते थे सादा टीवी पर। पुराना है, जो पुराने में टीवी देखते होंगे उनको पता होगा, घर जाके पूछना कोई के टीवी होगा था। स्त्री एक कहानी बहुत बढ़िया हम लोगों को लगता था। एक वो आ रहा है, और भी कई सारे हैं, लेकिन हमको मुख्य रूप से दो गो याद है। ठीक, तो आज जब वैश्वीकरण आया है तो ये सारी चीजों में कई सारे बदलाव हुए हैं। ठीक, पहले से हम लोगों को थोड़ा सा जीवन स्तर जो है ऊंचा उठा है। इसका कारण ये भी है कि वैश्वीकरण के द्वारा यहाँ पे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने लगे हैं, विदेशी कंपनी आने लगी है। लेकिन हम बता दें कि इसमें दो चीजें हो गई है, एक तरफ इससे फायदा हुआ है, दूसरी तरफ इससे नुकसान हुआ है। फायदा हुआ कि जब विदेशी कंपनी आई तो लोगों को रोजगार मिलने लगा, आय बढ़ने लगा। कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला, कुछ लोगों को अप्रत्यक्ष से। यहाँ एक कंपनी लगी तो भारत के कुछ लोगों को तो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ काम मिल गया, कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। उसके इर्द गिर्द जो चाय के दुकान खोल दिया, टपड़ी होटल खोल दिया, जो रिक्शा वाला चला रहा है, ऑटो वाला है, अगल बगल में जो होटल खुल गया, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर ये सब आएंगे तो ठहरने के लिए, फिर उनके यहाँ जो काम कर रहा है तो उन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। अब उन लोगों के जब इनकम बढ़ेगा तो उन लोगों के बच्चा किसी संस्था में पढ़ने जाएगा बढ़िया में, तो मान लो उनमें से 4 बच्चा मेरे पास है, मेरा इनकम बढ़ा। हम सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो उस तरह से विकास हुआ है। ठीक, लेकिन कहा गया है कि एक चीज और हुआ है, विदेशी पूंजी का बड़ी मात्रा में आयात तो होने लगा है, आने लगा है, और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे अपना उद्योग भी लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे संस्था में इसको श्रम मिल जाता है। पूंजी और उद्योग के क्षेत्र में विदेशी पूंजी लगने से लोगों को और अधिक यहाँ पे फायदे सब भी होने लगे हैं। ठीक, रोजगार भी मिलने लगी है, और जब रोजगार मिलेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर बढ़िया होगा। तो ये सारी चीजें हुई है। अब अच्छा प्रभाव का है, हम पीछे एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा उसी को पढ़ना है। अच्छा प्रभाव यही हुआ है कि आज उपयोग के लिए हम आधुनिक संसाधन के उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। जो भी नया चीज लॉन्च हो रहा है हम सीधे उसको उपयोग कर रहे हैं, तो ये चीजें हो जा रही है। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो, जब बना है तब में यहाँ रेडियो है, लेकिन आज रेडियो से आगे निकल जाइए तो हम टेलीविजन से भी ऊपर निकल गए हैं। आज मोबाइल फोन है, सब कुछ हम वहां से यूज कर रहे हैं, और ये टेलीविजन के जगह हम लोग एलईडी स्मार्ट टीवी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें आप फोन वगैरह सब एक दूसरे से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें वैश्वीकरण के कारण अच्छा प्रभाव, रोजगार बढ़ी है, वैश्वीकरण आने से आम लोगों को रोजगार भी मिला है। कई सारे लोग उच्च स्तर के यहाँ पे अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और उसके माध्यम से फिर लोग हाई लेवल के अपना जॉब भी ले रहे हैं, जिसमें इनकम बहुत ज्यादा है। ये भी इसका फायदा हुआ है। आधुनिकता के जो तकनीक है, जिसे अभी आप अपने एग्जाम्पल में यही देख लीजिए, ये जो चीज है ये आधुनिकता के एक एग्जाम्पल है। वैश्वीकरण का एक आपके पास एग्जाम्पल है कि यहाँ माइक, वहाँ पे स्टैंड, कैमरा, टीवी, ये सब जो लगा के आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। उसके कारण ये उपलब्ध हुआ है, क्योंकि ये भारत के तो बनाया हुआ नहीं है। तो अगर भारत उदारीकरण नीति नहीं लाता, वैश्वीकरण नहीं होता, तो शायद आज हम इसका उपयोग नहीं कर रहे होते, अभी वही व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर रगड़ रहे होते। ठीक, समझ गए। तो ये फायदा हुआ है, लेकिन फायदे के साथ हम आप लोगों को इसका नुकसान भी गिनवाए थे। नुकसान का हुआ, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या निरक्षर हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं, वो धीरे धीरे बेरोजगार हो रहे हैं, उनको उस स्तर का काम नहीं मिल रहा है। उनको बही खाता मैनेज तो करने आता है, लेकिन वही काम जब कंप्यूटर पे मिल जा रहा है तो नहीं आ रहा है।
तो उनको वो काम नहीं मिल रहा है, और जबकि वहां पे इनकम ज्यादा है। तो वैसे लोगों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी बढ़ती प्रतियोगिता, ये जो प्रतियोगिता पड़ रही है, कंपटीशन एक दूसरे कंपनी के बीच, उस कंपटीशन में भारत के जो छोटे कंपनियां हैं वो नहीं टिक पा रही हैं और बंद होने के कगार पे हैं, कई सारे बंद हो गए हैं। तो ये भी इसका एक नुकसान है। उसके बाद श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव। श्रमिक संगठन के द्वारा आम मजदूरों की न्यूनतम मांगों को भी संगठित रूप से यहाँ मांग की जाती है जिसमें उसका वेतन, सुविधा, ये सब की चीजें हैं। लेकिन उतना अब इनका जो है, इसमें दो तरह की बात है। श्रम संगठन पर बुरा प्रभाव मतलब समझ रहा है, जैसे मजदूरों का संगठन है तो उसमें अच्छा बुरा दोनों है। कई बार ये संगठन आप एक साथ जब हो जाता है तो अपने अधिकारों को मांग करता है, और कंपनियां मान भी लेती है और कई बार नहीं भी मानती है, दोनों चीज है। तो वो एक हुआ है, अगर नहीं मान रहा है तो वो एक नुकसान है। फिर है यहाँ पे, ये हम बता ही दिए कि जो छोटे उत्पादक या कंपनी है, फैक्ट्री है, वे लोग बड़े के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, वो बंद के कगार पे हैं। जैसे कहा गया कि जैसे पानी में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, वैसे ही वैश्वीकरण के कारण बड़ी कंपनियां छोटे कंपनियों को खा गई, खाते जा रही है। समझ गया। उसके बाद कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट। वैश्वीकरण आने से इसका प्रभाव पड़ने से हुआ है कि कृषि क्षेत्र पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। 1960-70 के दशक में देखो तो हम लोगों को सबसे ज्यादा जो इनकम होता था देश के इनकम में, उसमें सबसे ज्यादा इनकम था कृषि क्षेत्र से, लगभग 60% के आसपास, यानी 100 रुपए में से 60 रुपए। और जो तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, वो बहुत कम था। वैश्वीकरण आने के बाद कहानी पलट गया है। आज के डेट में देखो तो लगभग 52% प्लस में, 52% से प्लस में देखो तो इनकम हो रहा है सेवा क्षेत्र से, और हमारा कृषि क्षेत्र आके अटक गया 18% पर, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। यानी कृषि पे बुरा प्रभाव पड़ा है, लोग कृषि में उतना अब नहीं जाना चाह रहे हैं। हाँ? नहीं, देखो, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का आधार है प्राथमिक क्षेत्र, यानी जो तुम्हारा कृषि क्षेत्र है इस पे टिका हुआ है तुम्हारा द्वितीयक और तृतीयक। ठीक, कुछ उद्योग डायरेक्ट, अब जैसे गन्ना के फैक्ट्री है, चीनी के है, टमाटर सॉस के है, जूट के है, कपड़ा के है, ये सब सीधे कहाँ है, कृषि क्षेत्र पर। बाकी के जो है कहेगा कि कंप्यूटर मोबाइल ये सब के तो लेना देना, ठीक है भाई, नहीं लेना देना, पहनने के लिए कपड़ा आपको कहाँ से मिलेगा, कहेंगे नंगा रह लेंगे, भोजन कहाँ से लाइएगा, वो कौन पूरा करता है। ये अगर ये हटा तो खत्म। जैसे वो ये जो है ना, कैसे हम बिल्डिंग पे हैं, तो बिल्डिंग के जो पिलर है नीचे वाला जो है, हम लोग 2 मंजिले पे हैं, नीचे वाला जो है वो इसका आधार है। हम ऊपर वाले को अगर विकसित करते हैं, नीचे वाला कमजोर है तो ढह जाएगा। अगर आपको ऊपर विकसित करना है, हम किसी को 10 मंजिला बनाना होता है मकान, तो पहले नीचे वो पिलर बरियार करता है, पूरा गड्ढा करवा के मसाला भर के उसको मजबूत करता है नींव को, तब बिल्डिंग मजबूत बनता है। अगर नींव ही कमजोर रहे तो पूरा ऊपर से भर भरा के नीचे। और हम लोग इस मामले में यही कर रहे हैं, हम लोग अपने नींव को ही क्या करते जा रहे हैं, कमजोर। ये हम तो ऊपरे ही नीचे लगे दब के, जबकि ये आधार है। जिस दिन ये खत्म होगा ना, उस दिन भर भरा के नीचे गिर जाइएगा। समझ गए। तो एक चीज हुआ है, आज देखो जो लोग पहले खेतों में खेती करते थे, आज बड़े बड़े जो कंपनी वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग, फार्म हाउस बना रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक जो भी होता है, यानी कि रासायनिक खादों के प्रयोग से खेती कर रहे हैं, कम में ज्यादा उत्पादन, पेड़ इतने है, फल इतना इतना लग रहा है, उस तरह के, जो कि नुकसानदेह भी है। जो उस तरह की खेती होता है वो नुकसानदेह होता है, वो हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर, मिट्टी को भी खराब कर रहा है, कई सारे उसके नुकसान देखने को मिल रहे हैं। समझ गए। तो ये सब इसका नुकसान है। अब यहाँ फार्म हाउस बनेगा, एक इसका प्रोडक्ट, एक किसान का एकदम शुद्ध देसी, बढ़िया तो किसान वाला शुद्ध देसी है, लेकिन ये लोग के सुंदर आकर्षक पॉलिश मारा रहता है, तो ग्राहक इसके ओर आकर्षित होता है और हम लोग आ जाते हैं खतरे में। आप बाजार में जाइए, वो गांव के देहाती चावल रहे, वो कंपनी वाला रहे, आप किसको खरीदते हैं, कंपनी वाला, पॉलिश मारल, सांचा में डाले, एकदम सीधा सीधा, तो सुंदर लगता है। लेकिन असली गुण किसमें है, इस वाले में, देसी वाले में। लेकिन उसके सामने ये वाला नहीं टिक पाता है, वो मिलेगा 100, 150, 200, 250 रुपए के जी।
हम लोगों को बोला 20 और 25 रुपये केजी। तो ये इसके कुछ नुकसान है। तो यहाँ पे पिछले क्लास में बताए थे कि वैश्वीकरण का हमारे जीवन में अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ा है। लेकिन जब बात किया जाए अच्छा बुरा में सबसे ज्यादा क्या, तो एक तरह से देखो तो इससे हम लोगों का, आम लोगों का जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठा है, बेहतर बना है। तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा प्रभाव ही पड़ा है इस आधार पर। 1980 के दशक में हम्म नहीं, अगर हमारे पास पैसा रहता तो शायद उस टाइम नहीं आया था, अब आता, चीजों को देख करके विचारधारा बदल के आता। लेकिन जिस परिस्थिति में आया है तब तो नहीं आता। अगर हमारे पास 15 दिन से ज्यादा पैसा रहता, हम अपने ऊपर डेवलप रहते, तो शायद उदारीकरण की नीति हम लोग नहीं अपनाते। आने वाले समय में समय के साथ अपना लेते शायद, कि आज दुनिया इतना डेवलप हो रहा है, इंटरनेट की दुनिया है, तब शायद अपनाते। लेकिन कुछ टाइम लगता, 10 साल 20 साल टाइम लगता उसको अपनाने में, या शायद अभी तक नहीं अपनाए होते, अपने ऊपर डिपेंड रहते। हमको किसी के साथ करना ही नहीं, हम अपना इंटरनेट रखे हुए, अपना सॉफ्टवेयर सब कुछ अपना होता था, कहे हम दूसरा पर रहेंगे, अपने रहते शक्तिशाली। नहीं, और यहाँ की कंपनी भी वहां नहीं जाती। तो सीधी सी बात तो है, तुम्हारे घर में कोई कारज हुआ, तुम अपने बगल वाले को वहां निमंत्रण नहीं दिया, तो वो अपने घर में जब कोई भी कार्यक्रम होता है वो निमंत्रण देगा। तो जब हम लोग विदेशी कंपनी को अपने देश में सामान नहीं बेचने देंगे, तो क्या अपने देश के सामान लोग विदेश में बेचने देगा वहां वाला देश? कहेगा क्या वो मेरे देश में? तो जैसे गांव में एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं, वैसे ही हम लोग को जब सर नहीं प्रोफेसर जब पढ़ाते थे राजनीति वाले, तो वो बोले थे कि देखो, जब भी तुम अंतरराष्ट्रीय मामले को पढ़ना, तो मत सोचना उतना बड़ा, तुम अमेरिका चीन जापान, तुम आ जाना अपने गांव में, और गांव के व्यक्ति को सोचना, रिलेट करना, हो जाएगा। और हम अपना पर्सनल बोले, हम जब भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पढ़ते हैं कोई चीज, तो हम गांव के लोग को जोड़ के देखते हैं। अभी हम तुमको गांव का एग्जाम्पल दो व्यक्ति के दे दिए। एक गांव को ही मान लो कि पूरा वो विश्व है, उसमें अलग अलग घर है जो देश है, उसमें रहने वाले लोग वहां के जनसंख्या है। जैसे गांव दो काम करता है ना, गांव के परिवार के लोग, वही सेम टू सेम अंतरराष्ट्रीय लेवल में होता है। 90-95% तुम्हारा क्लियर। इसलिए अंतरराष्ट्रीय लेवल को जब भी पढ़ना समझने में दिक्कत हो रहा है, तो अपने दिमाग में गांव में इमेजिन करना, अपने गांव में, और वहां से समझ के उससे लिंक करना। तो शहर में भी तो रह ही रहा है, हम शहर वाला, अब तू वहां रह रहा है मुंह फुला के एक दूसरे से कि हम अपन फैले अपन फैले, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपने गांव के व्यक्ति, ये इसलिए बता रहे हैं गांव के व्यक्ति, कि भले नाम देश क्या रहे, फैसला करने वाला तो व्यक्ति ही है। भारत और अमेरिका के बीच कैसा संबंध होगा, ये नाम आता है कि भारत और अमेरिका के बीच अच्छा या खराब, ये फैसला करने वाला कौन है? भारत के प्रधानमंत्री एक व्यक्ति, अमेरिका के राष्ट्रपति एक व्यक्ति। तो जैसे गांव के दो व्यक्ति सोच रहे हैं, परिवार के दो व्यक्ति सोच रहे हैं, उसी वो सोच रहा है। बस फर्क इतना है कि वो बड़े स्तर पे सोच रहे हैं, हम लोग छोटे स्तर पर सोच तो रहे सेम चीज ही। जैसे हम लोग गांव में संधि करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद से चलते हैं, वैसे ही हमारा ही कोई आया आटा मांगे, हम ना दिए, अगला दिन हम कहीं जाएंगे चावल मांगे, वो नहीं देगा। अगर हम उसको देते हैं तो वो हमारा देगा। उसी अंतरराष्ट्रीय में होता है, आप मेरी मदद करिएगा, हम आपके करेंगे। अभी अंकित भैया के कोई से लड़ाई हो जाए, हम इसके साथ खड़ा है, तो कल मेरे साथ जब झगड़ा होगा तो मेरे साथ खड़ा रहेगा। वैसे अंतरराष्ट्रीय में होता है, आज भारत लड़ाई कर रहा है, रूस खड़ा है, तो कल रूस के लड़ाई होगा तो हम रूस के साथ खड़े रहेंगे। सेम सेम, कोई यति नहीं, बस देश खाली नाम आ जा रहा है। समझ गया? तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुआ है। अब इससे एक चीज हुआ है कि आम लोगों को यहाँ पे रोजगारी सब मिला है, पूंजी बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, आय में वृद्धि हुई है, ये सारे चीज हुआ है। लेकिन एक चीज और हो गया है, यहाँ पे लाभ मुख्य रूप से अगर देखो, तो कुछ जो धनी लोग हैं उनको ज्यादा हुआ है। मुट्ठी भर मतलब कम लोग, मुट्ठी भर मतलब होता है कम लोग, तो धनी लोग कम है, और ज्यादातर फायदा उन्हीं को हुआ है। हम लोगों को उतना नहीं हो जितना होना चाहिए। ठीक। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको हो रहा है। आप हायर एजुकेशन लीजिए और काम कीजिए। देखो हमने के देश के कई सारे लोग हैं, अब अपना जो हो अपना बना रहा है। एक जो एआई है फ्लेक्सिबिलिटी नाम के, अपना भारतीय भारत के लड़का उसको बनाया है, इंडियन है, यहीं के बनाया है।
यहीं के आईआईटी कॉलेज से पढ़ा है। आईआईटी शायद कानपुर कहाँ के था ये नहीं याद है। और पहले काम किया दूसरे दूसरे कंपनी में, फिर अपना बनाया। बढ़िया चीज है। तो आप हायर एजुकेशन लीजिए, अपना देखो कि इसरो कितना बढ़िया काम कर रहा है। जो कोई नहीं कर पा रहा है वो कर करके दिखा दे रहे हैं। मंगल पर कोई नहीं गया, हमने चल गए एकदम सस्ते में। चंद्रयान 2 मान ली एक फेल हो गया, दूसरा तो हम सक्सेस कर दिए। तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी पहचान हम बना रहे हैं। थोड़ा और जरूरत है, हम लोग भविष्य में थोड़ा मेहनत करें, इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी फायदा हम लोगों को इससे होना है। तो ये जो मुट्ठी भर में लोगों को रह गया है, इसका उपाय यही है कि यहाँ पे समावेशी विकास को अपनाना चाहिए। समावेशी में बताए हैं, समावेशी वो होता है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेके चला जाता है। अगर इस वाले नीति को अपनाया जाए, और जो कि सरकार कोशिश भी करती है कि इसको अपनाए, ठीक है, थोड़ा नजर में ना है, हमारे नजर में है, ठीक। अब जो भी है, तो अगर इस तरह से सरकार लेकर के चले तो आगे चल करके वैश्वीकरण का और अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छा के साथ साथ वो हम लोगों को बुरा भी मिलेगा, ये याद रखना है, ठीक। हाँ, ठीक। आज भी कहा जा रहा है कि हमने के देश में गरीबी भूखमरी सब चीज है, ठीक। तो अगर उस आधार पर देखे तो वैश्वीकरण के तो हमको कोई लाभ नहीं हुआ, ये सब चीजें तो हमको खत्म होना चाहिए। अब ये सब है तो नहीं हो पाया है, तो इस सब में सुधार करने की जरूरत है, ठीक। उसके बाद और आगे देखो कि तत्कालीन भारत के आम लोगों को वैश्वीकरण से पर्याप्त लाभ मिलने की संभावना कम है। 21वीं शताब्दी के भारत के विकास के संबंध में जो संभावित स्थिति बनती है उसमें भारत के एक संपन्न विकसित देश होने के कगार पर है। हम लोग जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं तो एक विकासशील देश में है, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे हम लोग एक विकसित देश में शामिल हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। आए? हम लोग हैं विकासशील, 3 कैटेगरी में बांटो। एक होता है विकसित, ठीक, ऐसे बांटेगा तो और हो जाएगा। एक हुआ गया विकसित, एक हो गया विकासशील यानी अर्ध विकसित। न वो एकदम अविकसित है, न विकसित है, दोनों के बीच में। तो इसको हम क्या कहते हैं? विकासशील कहते हैं या अर्ध विकसित कहते हैं। तीसरा होता है अविकसित, ठीक। अब बता रहे हैं, आगे आगे देखो और काटेगा तो इसको में एक और चीज जोड़ दो, अति अविकसित है, इसमें जोड़ दो अति विकासशील। जैसे अमेरिका जो देश है वो विकसित देश नहीं है, वो अति विकसित है। विकसित तो बहुत पहले हो गया है, उसके बाद भी वो आगे बढ़ रहा है, तो जरूरत से ज्यादा विकसित हो रहा है। हम लोग जो है वो कहाँ है, न तो एकदम अर्ध विकसित है, एकदम नीचे है नंगा पुंगा, न तो एकदम विकसित है, बीच में है। तो हम लोग अर्ध विकसित या विकासशील में आते हैं। उसके बाद हमने के अगल बगल के जो देश है, हमारे जो बेटे हैं उनको इसमें रख लो। पहले तो अविकसित में है, धीरे धीरे जो परिस्थिति उसको कहाँ चला जाएगा, अति अविकसित में चला जाएगा। बिहार में धीरे धीरे विकास हो रहा है, अविकसित भी नहीं कर सकते हैं। अविकसित होता तो हम यहाँ बिहार में एगो गांव में बैठ के इसको थोड़े उपयोग कर रहे होते। भारत विकास में है तो लगभग भारत के हर क्षेत्र विकासशील है। अब कोई ज्यादा है कोई कम है रेस में, लेकिन रेस में सब शामिल है। उस रेस में हम लोग सबसे पीछे हैं। जो भारत में ये जो भारत जो दौड़ रहा है, इसका 28 राज्य है, विकास में यही 28 शामिल है, तो उसमें हम सबसे पीछे हैं 28 में। लेकिन विकास में हम भी रेस में लगे हुए हैं, साथ नहीं है, 2-4 के आगे पीछे नहीं, सबसे पीछे में आ जाते हैं, सबसे पिछड़ा है, लेकिन रेस में शामिल हम लोग भी हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे, समझ गए। तो इस तरह से हमारा विकास हो रहा है। आगे उम्मीद है कि और बेहतर हम लोग करेंगे, वैश्वीकरण का हमारे ऊपर बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, समावेशी विकास को अपनाना होगा। ईमानदारी पूर्वक अगर इसको अपनाएंगे तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा और हमारा जीवन स्तर बढ़िया होगा, देश विकसित होगा। क्योंकि एक वर्ग के विकसित होने से भारत विकसित नहीं होगा। भारत को विकसित करना है तो प्रत्येक वर्ग का विकास होना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। हाँ, है? सबसे पिछड़ा में है। हम कहाँ ही करें कि नहीं बढ़ रहे हैं, हम करें कि रेस लगी हुई है, उस रेस में कोई आगे है कोई पीछे है। जब सब उसके समान में आ जाएगा विकसित कहला जाएगा।
हम लोग पीछे हैं, ऐसा नहीं कि विकसित नहीं है, विकास नहीं कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो गति है वो धीरे। वही आप महाराष्ट्र के ले लीजिए, पश्चिम बंगाल के लीजिए, गोवा इस जैसे राज्यों के लीजिए, तो उसका विकास का जो स्पीड है वो काफी तेज है हमारी तुलना में। और हम लोग के स्पीड के जो विकास की जो गति है वो धीमा है, लेकिन विकास हम भी कर रहे हैं धीरे धीरे, वो तेजी से कर रहा है। लेकिन अगर भारत के विकास होने की बात करें कि भारत विकसित है कि नहीं, तो 2800 राज्य को देखा जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश देखा जाएगा, यहाँ के प्रत्येक वर्ग को देखा जाएगा, हर वर्ग के व्यक्ति को देखा जाएगा, हर क्षेत्र को देखा जाएगा। अगर हर जगह से आप उस मापदंड पे फिट बैठ रहे हैं, तो हम लोग को विकसित घोषित किया जाएगा विश्व में कि भारत एक विकसित देश है। हाँ, अभी विकासशील में रखा हुआ है कि भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा इसको मैं बस वही, अगर हम समावेशी विकास की नीति को ईमानदारी पूर्वक अपना ले, तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा और भारत विकसित होगा। ठीक, हम भी विकसित होंगे, बिहार भी होगा, बिहार का आपका गांव भी विकसित होगा। समझ गए? तो यही चीज है। आज ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ। कल आप लोगों को अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में कल 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 अंग्रेजी पढ़ा दें हैं? टू हॉरिजन्स पढ़ेगा, चलो वही पढ़ा देंगे पतरकी से। ठीक है, ठीक। तो कल इंग्लिश पढ़ लेते हैं, 2 दिन के क्लास में इंग्लिश सबका खत्म हो जाएगा। मंडे को मेरा क्लास ना है, अब ट्यूसडे को इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक ना? और हाँ क... है ठीक। मेरा काटा कहिया है, गुरुवार के कहिया काटा था जी, छोड़ो अब जोन है। तो आप लोगों को लिए एक बात बता दूं कि बाबू लोग, सबसे पहले तो आप लोग कल अपना अपना फोन लेकर के आइएगा, जिसको गार्जियन फोन देंगे। दिक्कत है टीचर से आप बात करवा दीजिए, फोन एक दिन भेजिए। फोन यहाँ लाइएगा, उसमें क्या कहा जाएगा? सबसे पहले आपके फोन में एक ऐप इंस्टॉल किया जाएगा जिसका नाम है टेलीग्राम। क्यों किया जाएगा? आपको 1 नवंबर 2025 को आपके कोचिंग तरफ से एक लॉन्चिंग है। क्या लॉन्च होगा भाई? टेलीग्राम लॉन्च होगा। ठीक, ऐसे ये सब नीरज सर बोलने वाले थे, लेकिन ना है तो हम बता दे रहे हैं, काहे कि कल भर के टाइम में है, परसों हमको लॉन्च करना है। इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले इसमें आप लोग अपना अकाउंट बनाइएगा। अपना कोचिंग का एक ग्रुप है, मिशन ना मिशन मैट्रिक बिहार बोर्ड, अरे लिखो ना सही, बिहार बोर्ड 2026, ये आपका ग्रुप है। इस ग्रुप में आप लोगों को ऐड होना है। अब सवाल आएगा कि ऐड कहला हुए, तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, ऐसे ये सब होता है कंपटीशन में, लेकिन वो सुविधा आपको हम यहीं दे रहे हैं। आपके फोन में टेलीग्राम पर इस ग्रुप में प्रत्येक दिन 7 बजे शाम को 7 बजे शाम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजे जाएंगे। क्वेश्चन कम से कम कोशिश करेंगे कि कम से कम प्रत्येक दिन 50 गो हो। किसी दिन इस सब्जेक्ट का, किसी दिन उस सब्जेक्ट का, किसी दिन उस सब्जेक्ट का। उसमें सब्जेक्टिव नहीं होता है। आप सुनो इसमें क्या होगा, ये 50 सब्जेक्टिव आपको भेजा जाएगा इस ग्रुप में। इसमें आप सारे जितने भी बच्चे हैं 10th क्लास के वो जुड़ जाएंगे। अगर कोई आपका दोस्त यार ये सब है और जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है। देखो हम ये रखने वाले थे बिल्कुल फ्री, ठीक ना? बिल्कुल फ्री रखने वाले थे, एक पैसा नहीं लेते, लेकिन इसको लिखने में बड़ा मेहनत है। 50 गो 60 गो क्वेश्चन टाइप करवाना मुश्किल काम है, तो पैसा तो लगेगा, ठीक, या मेरा टाइम तो लगेगा, एक वो क्वेश्चन सेट करना है। तो ऐसे ये रखा गया था, आप लोगों को मेरे मन में आया था कि इतना रख देते हैं, कहें कि ये बहुत काफी है।
इसलिए इसको हम क्या कर दिए, एकदम कम कर दिए हैं। कोई मतलब कि वो पैसा नहीं, आपको एकदम एग्जाम तक ये मिलेगा। जिस दिन तक एग्जाम रहेगा उस दिन तक रहेगा। मात्र आप लोगों को इतना देना है। जो दूसरा कोचिंग के बच्चा या जो दूसरा अदर व्यक्ति है उसको, आप लोगों को नहीं, आप लोग का फ्री है। जो अदर बच्चा जुड़ना चाहता है उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक, 99 रुपया। 100 रुपया कोई चीज है जी? 100 रुपया, हाँ नहीं, आप ऑनलाइन कर दीजिए। आप अपना टेलीग्राम भेज दीजिए कि हमको इस ये वाले नंबर को जोड़ना है, क्योंकि जो मेन है एक और बनेगा, वो जो एनजीआर कोचिंग से बन जाएगा, उसमें कोई भी जुड़ सकता है। ये वाला जो है वो प्राइवेट है, उसमें हम ही जोड़ सकते हैं आपको। और जो आपका क्वेश्चन जाएगा ऑब्जेक्टिव, वो ये मिशन मैट्रिक बिहार बोर्ड जो है 2026 उसी में जाएगा, उसमें जुड़ना है आपको। तो हम 99 रुपया लेंगे। इसमें 7 बजे आपको जो बताएं, 7 बजे आपको क्वेश्चन भेजा जाएगा 50 ऑब्जेक्टिव। आपको उसमें सभी बच्चे जाइएगा। कल आपको हम डेमो दिखाएंगे, अपना फोन लेके आना है। हम डेमो दिखाएंगे 5 क्वेश्चन के कि कैसे आपको करना है, क्या करना है। हम अपना क्वेश्चन बना के भेज देंगे, किसी दिन इंग्लिश के, किसी दिन एसएसटी, किसी दिन मैथ, किसी दिन संस्कृत, किसी दिन इंग्लिश, किसी दिन साइंस। ऐसे करके आपको चलते रहेगा। किसी दिन ऐसा भी कर देंगे खाली इकोनॉमिक्स के भेज दें, किसी दिन हो सकता है खाली हिस्ट्री को भेज दें। राजू सर वो सब करते हैं टेलीग्राम पर, उनको पता होगा। आप वहां जाइएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा, सभी बच्चे उसमें शामिल हो जाइएगा। 7 बजे शुरू होगा, लगभग 8 बजे तक चलेगा। 1 घंटे के लिए आप अपना घर से फोन मांग लीजिएगा, और फोन का मिसयूज मत कीजिएगा। 1 घंटे ईमानदारी से उसको अटेम्प्ट करिएगा। आपके पास लगभग 100 दिन है, अभी 90-100 दिन है। इतने दिन जो प्रैक्टिस कराया जाएगा, काफी क्वेश्चन आपका यहाँ जो टिक करिएगा ना, वो दिमाग में बैठ जाएगा। ऑप्शन है कि यही इसका राइट आंसर है। तो वही प्रयास है कि वो किया जाए अलग से एक। तो इसमें आप लोगों को 50 जाएगा। उसमें होगा ये कि जैसे ही वो शुरू होगा तो आपके पास पहला क्वेश्चन आएगा। उसमें हम 30 सेकंड के टाइम लगाएंगे। 30 सेकंड के अंदर में आपको जवाब दे देना है, नहीं तो वो क्वेश्चन पास हो जाएगा, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। हम नहीं करेंगे, वो सब ऑटोमेटिक सेट रहेगा। 30 मिनट 30 सेकंड होगा, क्वेश्चन, हाँ हाँ, वो आंसर दे देगा। क्वेश्चन में आप अब उसमें नहीं कर सकते, 4 ऑप्शन आएगा। मान लो पहला क्वेश्चन आया, तुमको आंसर पता है, तो तू देखा, क्लिक कर दिया, तो सही है तो तुम्हारा सही गलत जो भी होगा वहां दिखा देगा। वो भी टिपा, वो भी टिपा। मान लो तुम टिप लिया, तो जब तक 30 सेकंड नहीं होगा क्वेश्चन नहीं आएगा। 30 सेकंड जैसे ही होगा दूसरा क्वेश्चन आएगा। अब 30 सेकंड में तुमको ऑप्शन याद करा है, का है, का है, का है। 30 सेकंड खत्म, तो क्वेश्चन पास हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा नीचे, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। हाँ, उसमें जब वो पास होगा ना, तो वहाँ टिक लग के आएगा कि कौन सा आंसर इसका सही था। समझ गए? वो सब कल तुमको डेमो दिखा देंगे, वो हो जाएगा। उसके बाद 50 ऑब्जेक्टिव है, आप कंप्लीट कर लिए। अब उसमें रैंक भी बन के आएगा कि आप सभी बच्चों में कौन रैंक 1 पे है, कौन 2 पे है, 3 पे है। हाँ, कौन कितना समय लगाया। भले हर क्वेश्चन आ रहा है 30 सेकंड पर, लेकिन तुम पूरा 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर करने में कितना समय लिया है, वो तुम्हारे दिखा देगा नाम के साथ। अपना आईडी जिस नाम से बनाएगा उस नाम के साथ दिखा देगा कि इसका इतना इतना आया है। तो ये 1 तारीख को आप लोगों को लॉन्चिंग है। 1 तारीख को शाम 7 बजे ये शुरू हो जाएगा। कल आप लोग फोन लेके आइएगा, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, और डेमो आप लोगों को हम दिखा देंगे कि देखो कैसे होता है, कैसे तुमको अटेम्प्ट करना है। कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ मारता है ना टिक पढ़ के, वहां पे खाली टिपना है कि ई वाला होगा, टिक लग जाएगा। समझ गए? तब बाकी आप अपने जो भी दोस्त यार हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं उनसे बता दीजिए, वो अपना खरीद ले। 99 रुपया कोई खास चीज नहीं है। 3 महीना यानी महीने का आपको हम ले रहे हैं 30 रुपया, एक दिन के 1 रुपया। ठीक, तो कोशिश कीजिए। आज इतना ही है, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। फोन लेकर के आइएगा। जो बच्चा नहीं आया है उसको भी आज ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे कि अपना फोन लेकर आना है। ठीक है?